है, किस तरह से आ सकती है? नैसर्गिक आपत्ति आ सकती है या फिर मानव द्वारा निर्मित आपत्ति आ सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आपत्ति किसी भी वक्त आ सकती है। आपत्ति कोई बताकर नहीं आएगी, फिर भी उसके लिए हम तैयार रहते हैं, प्रिपेयर रहते हैं। तो किस तरह से जो हमने पिछली बार आपत्ति देखी थी, सभी प्रकार की आपत्ति, उन सभी प्रकार की आपत्तियों का प्रतिबंध कैसे करें, क्या हो सकता है इसका परिणाम, और इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, व्यवस्थापन कैसे किया जाए, ये इस सेशन में हम आज देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछली बार देखा, नेचुरल डिजास्टर, नैसर्गिक आपत्ति जो आ सकती है, वो सरकार हमें कई आपत्तियों को पहले से सूचना देती है कि ये आपत्ति आ सकती है, आप अपनी तैयारी पूरी करके रखो। जैसे अगर समुद्र में सुनामी आने वाली है, तो गवर्नमेंट हमें पहले से इत्तला कर देती है कि सुनामी आएगी, आप यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, या इस स्थान को छोड़कर दूसरी किसी सुरक्षित स्थान पर आप अपना डेरा डाल दो। और उसी प्रकार से पहले से ही जो सरकार की एनडीआरएफ, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स होती है, वो हमें पहले से ही आगाह करके उसकी मदद तैयार करके देती। और फिर अगर फिर भी कोई आपत्ति आती है, तो भी उसमें फंसे हुए लोगों को हवाई मदद मिलती है। कई बोटिंग के द्वारा भी जल प्रलय अगर होता है तो मदद मिलती है। पर इन सभी आपत्तियों में प्रतिबंध कैसे किया जाए? जैसे कि देखो, अगर कोई आपत्ति आने से पहले ही अगर हम तैयार रहे, तो ये सबसे अच्छा होगा ना, कि उस आपत्ति को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, और हैंडल करके फिर उसका जो उसके द्वारा हमारी क्षति होने वाली है, जो नुकसान होने वाला है, वो नुकसान कम से कम कैसे हो, या फिर हो ही नहीं, इसकी तैयारी हम प्रतिबंध में कर सकते हैं। अगर कोई जल प्रलय आने वाला है, तो पहले से हम अपना डेरा कहीं और डाल देते हैं। कोई बीमारी आती है तो उसके ऊपर कोई वैक्सीन, जैसे कि अभी गवर्नमेंट द्वारा हमें दी जा रही है, उस वैक्सीन को लेकर हम उस बीमारी से दूर हो सकते हैं। तो ये प्रतिबंध है, तो इसको पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। तो जो जोखिम होगी, उसकी जोखिम की तीव्रता कम होती जाएगी। तो पहले से ही आपत्ति का निवारण करने के लिए आपत्ति विभाग सरकार अपनी तरफ से तैयार करके रखती है। अभी आगे बारिश का मौसम आएगा, तो ये अभी से ही उसकी तैयारी गवर्नमेंट शुरू कर देती है, कि उनको मालूम है कि केरला या फिर कहीं मध्य प्रदेश, जहाँ बड़ी बड़ी नदियां होती है, उसके आजू बाजू वाला भाग उसमें बाधित होता है पानी की वजह से हर साल। तो उसके पहले ही वहां की बोट तैयार करके रखते हैं। कहीं भरा होता है, उसको भर के बाजू में हटा देते हैं। कई जगह पर पहले से ही लोगों को आगाह कर देते हैं कि ये नुकसान यहाँ पे हो सकता है,
ये बीमारियां इस पानी की वजह से आ सकती है, तो आप तैयार करके रखो। तो ये होता है मैनेजमेंट। तो व्यवस्थापन कैसे किया जाए, ये व्यवस्थापन करने का ये हमारा विषय है। आपत्ति तो आएगी, बताकर नहीं आएगी, उसका अंदाजा अगर हमारे यंत्रणा द्वारा हमें मिले तो हम कोशिश करके उसकी क्षति कम हो ये देख सकते हैं। तो हमें इसमें सामाजिक संरक्षण कैसे मिलता है, सामाजिक संरक्षण क्या किस प्रकार से हमें मिल सकता है। तो देखो, कई एनजीओ होती है, वो इस तरह की आपत्ति आने से पहले ही वहां के आजू बाजू के लोगों को पहले से ही आगाह करके उनको उस प्रकार का प्रशिक्षण लोगों को देके तैयार करती है, प्रिपेयर करती है कि ये आपको करना है, अगर ऐसा हो तो ये कर सकते हैं। जहाँ भूकंप बाधित क्षेत्र है वहां के लोगों को कैसे उस भूकंप से बचा जाए, अगर क्षति हो तो उससे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए, ये वहां के आजू बाजू के लोगों को सिखाया जाता है। अगर जल प्रलय हो तो बोट कहाँ से कैसे लेके जाए, किस प्रकार से लोगों को घर से उतारा जाए। जैसे कि हमने पिछले साल देखा कि कोल्हापुर में जो जल प्रलय हुआ था, तो उस वक्त कोल्हापुर के आजू बाजू के गांव जो बाधित हुए थे, तो जो एनडीआरएफ की टीम थी उसने अपनी बोट से जाकर 4-4, 8-8 किलोमीटर आजू बाजू वाले जो गांव थे वहां तक पानी पहुंचा था, वहां से लोगों को बोट में निकालकर किनारे पर लाया था और सुरक्षित जगह उन्हें पहुंचाया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें इस साल हुई है, पिछले साल भी आपत्ति आई थी। अनेक प्रकार की आपत्ति में ये जो एनजीओ होती है, ये एनजीओ हमें प्रशिक्षण के द्वारा मदद करती है, कई पैसों के द्वारा मदद करती है। जैसे कि अभी हाल में हुआ जो भूकंप था या फिर ये कोल्हापुर की आपत्ति थी, तो महाराष्ट्र और बाजू के सारे राज्यों ने वहां पैसे के द्वारा, किसी निदान के द्वारा, कई वस्तुओं के द्वारा, कपड़े आदि वहां तक सांगली, कोल्हापुर जो भी क्षेत्र बाधित हुआ था वहां के लोगों को यहाँ से मदद भेजी थी। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों में ये अच्छा गुण है कि अगर कहीं क्षति होती है, कहीं कोई हमारे भाइयों पर कहीं कोई आंच आती है, आपत्ति आती है, तो सारे एक साथ मिलकर सबको मदद करने के लिए तैयार होते हैं। वहां कोई भी पॉलिटिक्स या कोई भी दूसरा भाग वहां होता नहीं, सब एक परिवार की तरह सबको मदद करने के लिए रहते। तो ये सामाजिक संरक्षण इस प्रकार से हमें मिल जाता है। कुछ जगह पर फिर आपत्ति आने के बाद का भी प्रतिबंध किया जाता है कि आपत्ति आने के बाद बीमारी आ सकती है या फिर कुछ प्रकार के लोगों का जो नुकसान हुआ है, घरों का नुकसान या फिर कहीं वस्तुओं का नुकसान हुआ है, तो फिर इन प्रकार की आपत्तियों में जो सामाजिक संगठन होती है वो कई जगह पर अस्पताल खड़े कर देते हैं कि वहां के लोगों को कोई बीमारी न हो, उनको उसके बाद कोई तकलीफ न हो या कोई एक नया कोई रोग वहां शुरू न हो जाए। इस प्रकार से वहां मदद की जाती है। जहाँ जल प्रलय होता है, भूकंप होता है, वहां हजारों जाने जाती है या कहीं जाने के बाद वहां उस मलबा जो होता है, उस मलबे से कई बीमारियां फैल सकती है, ये धोखा होता है। तो वो धोखा ना हो, यहाँ ये एनजीओ होती है, ये सार्वजनिक जो संस्थाएं होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका वहां निभाते हैं। उसके साथ कहीं सरकार द्वारा मदद दी जाती है, कई सामाजिक संगठन भी वहां आते हैं और कुछ आर्थिक मदद भी
सबको की जाती है कि इकोनॉमिकल सपोर्ट ये आपत्ति के बाद बहुत ही बड़ा आवश्यक घटक होता है, क्योंकि जो क्षति होती है घरों की या जो व्यक्ति की हानि होती है, उसके परिवार को मदद करनी होती है कि किसी के परिवार का अगर कोई कमाने वाला उसमें क्षतिग्रस्त हो गया तो वो क्षति ना हो, इसके लिए उसके परिवार को सहारा देने की जरूरत है। तो हर आपत्ति में, कोई भी आपत्ति हो, तो हमारी ये भूमिका होनी चाहिए कि हमारा मानसिक संतुलन कभी खराब ना हो, किसी भी तरह से हमारा मानसिक संतुलन का, हमारा मानसिक संतुलन स्टेबल रहे, स्थिर रहे, एक रस रहे, कुछ भी हो जाए। अगर ऐसी स्थिति में हम स्थिर बुद्धि रहे तो हम दूसरों को मदद करने के लायक रह सकते हैं, वरना हमें ही मदद दूसरे को देनी होगी, हमें ही मदद की जरूरत पड़ेगी, तो फिर इस विषय का ज्ञान लेकर क्या फायदा। तो हमारी बुद्धि उतनी स्थिर रहनी चाहिए। जो भी आपत्ति आती है वो अपने साथ अनेक प्रकार की, अलग अलग प्रकार के उनके बाल बच्चे जैसे होते हैं, तो एक आपत्ति के साथ दूसरी अनेक आपत्ति आती है। कई जगह पे भूकंप होता है, एनडीआरएफ की टीम आती है या राज्य सरकार की टीम आती है जो रिलीफ करने के लिए, उनको यहाँ से निकालने के लिए, या कोई क्षतिग्रस्त भाग हो उसको साफ करने के लिए, या तो वहां देखने वालों की भीड़ जमा हो जाती है। तो ऐसे समय में वहां का जो मदद कार्य होता है उसको तकलीफ होती है, दिक्कत आती है मदद करने के लिए, या वहां की जो पुलिस होती है या कोई सिक्योरिटी फोर्स वहां पे लगाई जाती है मदद कार्य के लिए, तो उनको ये भीड़ रोकने के लिए भी एक्स्ट्रा फोर्स मंगानी पड़ती है कि कहीं ये लोग अंदर जाकर और कोई झगड़ा न करे। अभी आप सोचेंगे कि ये क्यों होता है, तो हर एक को अपने मन में उत्सुकता होती है कि जो बात क्षतिग्रस्त हुआ है वहां एक्चुअली हुआ क्या है, क्या हुआ होगा, ये मुझे देखना है। कई लोग तो शूटिंग करते हैं, अपनी मोबाइल से निकाल वहां पे शूटिंग करेंगे और वो फेसबुक, व्हाट्सएप या वहां उसको वायरल कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि उस क्षतिग्रस्त भाग को और फिर भीड़ जमा होती है कि अरे ऐसा हुआ है, ये हुआ है, अरे कहीं हमारे आजू बाजू वाले तो वहां नहीं है, तो और भीड़ जमा उससे हो जाती है। तो इसमें ये आवश्यक बात है कि हम उसका चित्रण किस प्रकार से करें और उस चित्रण को वायरल करें क्या नहीं करें, ये हमारी बुद्धि की सोच होनी चाहिए। जैसे आपने इस मीडिया के ऊपर एक बहस हुई थी कुछ साल पहले, जब मुंबई के ताज होटल पर हमला हुआ था। देखो बहुत बड़ी देश पर हमारी आपत्ति आई थी कि आतंकवादियों ने वहां हमला किया था, हमारे बहुत सारे जवान, पुलिस के कई सारे सिपाही उसमें शहीद हुए थे। इस बात का देश के सभी लोगों को, नागरिकों को उसका दुख हमेशा रहेगा। पर उसमें देखने वाली ये बात थी कि मीडिया द्वारा उसका कवरेज लाइव चल रहा था कि कैसे जवान अपनी जान पर खेलकर वहां अंदर जा रहे हैं, कैसे उस कवरेज उनका मीडिया का बाहर से चल रहा था, मीडिया बाहर से कवर कर रही थी, और इसका फायदा अंदर के आतंकवादियों को हो रहा था, क्योंकि अंदर के टीवी शोज अंदर चल रहे थे, केबल चालू था, तो अंदर जो आतंकवादी थे उनको अंदर के टीवी में सब दिख रहा था कि बाहर कैसी परिस्थिति है, कितने लोग जमा हुए, कहाँ से कवरेज आ रहा है, कहाँ से लोग आ रहे, कहाँ से फौज आ रही है, कहाँ से पुलिस आ रही है, ये बाहर से उनको कवरेज मिल रहा था। इसके ऊपर बहुत सारी टीका टिप्पणी उस वक्त मीडिया में भी हुई थी कि ये होना चाहिए था कि नहीं हुआ था, इसका क्या फायदा हुआ, मीडिया का ये एक बाजू और मीडिया का एक
जो उसके ऊपर भी कई लोगों ने वहाँ उसके ऊपर टीका टिप्पणी की थी। तो इसमें बहुत अंदर तक जाने की हमें जरूरत नहीं है, पर ऐसा हो सकता है कि कई बार उस भीड़ का आपत्ति निवारण में दोष ये दिखाई देता है कि आपत्ति निवारण के लिए जो एक थोड़े समय में हो सकती है, उसको ज्यादा समय इस कारण लग सकता है उस आपत्ति को निवारण करने के लिए। वोट में अगर जल प्रलय होता है तो देखो, जल प्रलय में जो वोट आती है तो हर एक को ऐसा लगता है कि मैं पहले किनारे पर जाऊं। तो अगर हर कोई सोचे कि मैं पहले किनारे पर जाऊं, तो वोट इतनी बढ़ जाएगी कि वो वही वोट जो होती है वो डूब जाएगी। तो वहां संयम रखना चाहिए कि वोट की कैपेसिटी अगर 10 लोगों की है तो 10 लोगों को ही उनके साथ जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा संख्या उसमें हो जाए तो वोट चल ही नहीं पाएगी, फिर जो जाने वाले 10 लोग हैं वो भी नहीं जा सकते। तो ये संतुलन वहां पे लोगों को बार बार सरकार द्वारा या जो एनडीआरएफ या राज्य सरकार की जो रिलीफ टीम होती है, फोर्स होती है, उनके द्वारा आह्वान किया जाता है कि शांति बनाए रखे, सबको मदद मिल जाएगी, सबका ख्याल सरकार कर रही है, जवान अपनी जान की बाजी लगाकर अपना काम कर रही है, आप उनको उनके कार्य में मदद करें। ऐसा बार बार सबको आह्वान करना पड़ता है। और हर एक सोचता है कि मेरा सगा भाई बहन या मेरा कोई रिश्तेदार अंदर फंसा हुआ है तो वो पहले निकले। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। जो जवान जो रिलीफ टीम अंदर गई है उसको जो पहले दिखेगा उसको पहले वो निकालेंगे। तो ये बहुत सारी अड़चने उस रिलीफ टीम को फेस करनी पड़ती। तो ये जो सामाजिक संगठन होती है उस वक्त बहुत अच्छा काम करती है, और उनके द्वारा इस भीड़ को कंट्रोल करना या वहां के लोगों को ये आह्वान करना कि यहाँ भीड़ ज्यादा जमा ना हो, इसको वायरल ज्यादा ना करे, या कम से कम भीड़ हो, रिलीफ काम चल रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी, उसके लिए मदद करे। आने वाले लोगों को आप दिलासा दे कि आपको कुछ नहीं होगा। ये पॉजिटिव एट, जो एटमॉस्फेयर वहां तैयार करना चाहिए, ये करने की जरूरत उस वक्त होती है। और ये जो सामाजिक संगठन होती है या गवर्नमेंट होती है, ये ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार का काम उस वक्त होता है। तो ये आपत्ति आने के बाद ये प्रतिबंध हम कर रहे हैं कि आपत्ति कैसे आए ही नहीं, अगर आए तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाए। गवर्नमेंट या सरकार उसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाती है, ये भी देखने लायक है। यहाँ पे सूक्ष्म 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 तरीके से फाइनेंस किया जाता है, पथ पुरवठा जिसको हम कहते हैं कि सूक्ष्म तरीके से वह किया जाता है। तो कैसे किया जाता है कि हर व्यक्ति के गवर्नमेंट सोचती है कि जो क्षतिग्रस्त हुआ है उस व्यक्ति के जो कुटुंब होता है उस कुटुंब को 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 इस तरीके से गवर्नमेंट मदद अनाउंस कर देती है कि इन परिवारों को इतना इतना पैसा दिया जाएगा, उसके जो फैमिली है उसको इतना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से मदद की जाती है। फिर इसमें पीएम फंड, प्राइम मिनिस्टर फंड रिलीफ फंड होता है और चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड होता है, इनके द्वारा भी मदद की जाती है। तो हर एक को ये अकाउंट नंबर दिया जाता है। गवर्नमेंट पूरे देश में या उस राज्य में ये अनाउंसमेंट कर देते कि इस राज्य में इस प्रकार से आपत्ति आई है, तो इस नंबर पर मुख्यमंत्री सहायता निधि में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो उसमें जो जमा होगा पैसा, वो पैसा जमा हुआ इस आपत्ति निवारण के लिए ही यूज किया जाता है। अभी जो कोरोना की महामारी आई थी, है ना, चालू चल रही है, तो शुरू में पिछले साल आपने देखा होगा मुख्यमंत्री सहायता निधि में बाहर के देशों से जो हमारे भारतवासी है, दूसरे देशवासी है, कई क्रिकेटर्स है बाहर के देशों वाले, अभी भी कुछ क्रिकेटर्स ने कुछ गांव एडॉप्ट किए हैं और उनको मदद कर रहे हैं।
कोरोना से लड़ने के लिए। तो ये जो होता है ये सब पीएम फंड या सीएम फंड में जमा होता है, उनके अकाउंट में जमा होता है, वहां से भी फिर उन क्षतिग्रस्त लोगों तक वो पहुंचाया जाता है। जो भी मदद होती है गवर्नमेंट उसके द्वारा कर देते हैं, या दूसरे किसी विभाग का जो फाइनेंस होता है, सूक्ष्म फाइनेंस होता है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का होता है, या फिर बिग स्केल इंडस्ट्रीज होती है, वहां से आया हुआ पैसा इन तक पहुंचाया जाता है। जैसे अभी देखा हमारे देश में अच्छी बात देखी, वो आपने सबने नोटिस किया होगा कि टाटा के द्वारा एक अच्छी अभियान चलाया गया कि बाहर देशों से हवाई जहाजों से ऑक्सीजन लाया गया, दूसरे राज्यों से ऑक्सीजन लाया गया, और इसमें पूरी मदद टाटा कंपनी ने पूरे देश में चलाई। महाराष्ट्र में ये बहुत अच्छा काम टाटा कंपनी द्वारा हुआ, बहुत ही अच्छा योगदान बहुत सारे इंडस्ट्रीज ने इसमें किया हुआ है। तो इसमें किस तरह से हम समन्वय रखें, हमारी भूमिका कौन सी होनी चाहिए। हम अगर सोचे कि ये आपत्ति हमारे फैमिली पर नहीं आई है, दूसरे फैमिली पर आई है, हमें इसमें क्या देना है, हम तो इसमें बाधित नहीं हुए हैं, हमें इसमें क्या, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, ये सोच आपत्ति के वक्त बहुत गलत है। देखिए कभी ना कभी कोई ना कोई बाधित होता है, वो हमारा ही परिवार का एक सदस्य है, या हमारा ही कोई भाई है, हमारे देश का नागरिक है, और उस भारत माता की, हमारे भारत माता का वो सपूत है, तो इसी नाते से वो हमारा भाई या बहन है। तो कोई भी हो तो उसको मदद करने की, अगर हमारे में क्षमता है तो उसको मदद करनी चाहिए। ये पहली बात है कि हमारे मन में मदद करने की चाहना होनी चाहिए। दूसरी बात होती है कि हमारी मदद से कोई भी जो आपत्ति निवारण का कार्य हो उसमें बाधा न हो। मुझे बहुत अच्छी, मुझे बहुत मदद करने की अच्छा इच्छा है, अभी मैं मदद करना चाहता हूँ, ये करूंगा वो करूंगा, अगर वहां जाके आपको ही फिर मदद करने की जरूरत पड़े तो फिर उनका काम बढ़ जाएगा। तो ये मदद नहीं हुई, ये उल्टा उस आपत्ति निवारण में बाधा हो जाती है। साथ ही साथ देखा जाए तो आपत्ति निवारण में ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात होती है कि आप जो सहकार्य कर रहे हैं या कोई मदद कर रहे हैं, इस मदद में आप किस प्रकार से मदद कर रहे हैं। कोई शारीरिक तरीके से मदद कर सकता है, कोई आर्थिक तरीके से मदद करता है, या कहीं देखो कहीं ये भी कहा जाता है कि आप वहां न जाए, ये भी एक प्रकार से मदद होती है, ताकि जो काम कर रहे हैं मदद का उनको तकलीफ ना हो, ये भी एक प्रकार से मदद हो सकती है। आप वहां न जाए, ये भी एक प्रकार से मदद होती है। हमारी जो भूमिका होनी चाहिए, ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो बाधित हुए हैं अगर उनसे आप मिले तो उनको दिलासा दो, उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनके सामने रखो, अरे कुछ नहीं होगा, हो जाएगा, आप अपना ख्याल रखो, जो हुआ है ये तो होने वाला था, अभी आप इसको बदल नहीं सकते हैं, अभी जो होगा आगे आपके बहुत ही अच्छा उज्जवल भविष्य है, उसको आप देखें, आप इससे बाहर निकले, इस दुख से बाहर निकले, ये कुछ नहीं, अभी अभी हो गया तो हो गया। देखो ये पॉजिटिव एटीट्यूड हर ये व्यक्ति के सामने अगर हम रखेंगे तो उनको भी दिलासा दे सकते हैं, इस प्रकार से भी हम मदद कर सकते हैं। बहुत ऐसी बातें होती है मदद करने के लिए। अभी कोरोना में ये जो बात कही थी कि अरे कितना भी हो सके आप लोगों को क्या मदद कर सकते हैं, तो सबसे बड़ी मदद ये है कि आप घर से बाहर नहीं निकले, क्योंकि ये ब्रेक द चेन जो मूवमेंट चली है, ब्रेक द चेन, इसमें हमारा यही योगदान है कि हम घर से बाहर न निकले।
तो इससे क्या होगा, चेन ब्रेक हो जाएगी, कोरोना का जो फैलाव हो रहा है वो रुक जाएगा, अपने आप क्षतिग्रस्त जो लोग हो रहे उनकी संख्या कम होती जाएगी, गवर्नमेंट की तकलीफ हो जो हो रही है वो कम होगी, जो बीमारी का इलाज करने के लिए जो संसाधन कम पड़ रहे हैं वो जो अपने पास उपलब्ध है उसमें कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों का उसमें इलाज हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार से हमारी मदद ही है। बहुत सारी तरीकों से हम मदद कर सकते हैं। अभी गवर्नमेंट क्या करती है कि जो आपत्ति हुई है उसका मूल्यांकन करती है। तो किस प्रकार से मूल्यांकन करती है गवर्नमेंट, एक कमेटी बनाती है कि जो भी क्षति हुई है, आपत्ति हुई है, उस आपत्ति के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी। उसको फॉर्म करने के बाद वो कमेटी वहां का सर्वे करेगी कि यहाँ पर कितनी परसेंट क्षति हुई है, कितने लोग बाधित हुए हैं, कितने घर बाधित हुए हैं, कितने लोगों को तकलीफ हुई है, उनकी लिस्ट निकाली जाएगी, उसका सर्वे किया जाएगा। उस सर्वे के बाद इस एरिया में वो समिति तय करेगी कि किस प्रकार से इनको मदद। ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। आपकी आने के बाद बहुत दिनों बाद ये हो जाए तो उसको लोगों को अगर वो मदद मिले, देर से मदद मिले, तो वो कोई मदद उनको अच्छी नहीं लगी, तो ये अच्छा नहीं हुआ क्या, इतनी देर से मदद, इतने देरी से मदद करने में कुछ फायदा ही नहीं है। तो जिस वक्त आपत्ति हो उस वक्त वो मदद मिलती है। वो समिति का काम होता है, उस कमेटी का काम होता है कि जो मदद दी जाए वो किस प्रकार से पहुंचाई जाए। तो बहुत सारे एनजीओ के द्वारा ये कमेटी बनाई जाती है या गवर्नमेंट द्वारा बनाई जाती है। वो अपना सर्वे करती है, मीडिया भी सर्वे करती है कि इस प्रकार से इनको मदद दिए। कई इंटरव्यू किए जाते हैं और इन इंटरव्यू द्वारा गवर्नमेंट को दिखाया जाता है कि यहाँ इतना बाधित, इतना जो एरिया है वो बाधित हुआ है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर मूल्यांकन करने के बाद वहां दी हुई जो मदद होती है, वो जो राशि होती है, जो मदद राशि होती है, वो उन तक उनके अकाउंट में अभी सबके आधार कार्ड लिंक होने की वजह से उनके अकाउंट में अपने आप पहुंचाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जोखिम का मूल्यांकन किया जाता है, उसका नियोजन किया जाता है। आगे आगे जो बहुत सारी समितियां होती है, ये समितियां सबको एक साथ इसमें जो जन संख्या होती है उस जनसंख्या के आधार से भी फिर मदद को डिवाइड किया जाता है। अगर एक आध बात में अगर बहुत सारे भाग बाधित हुए हैं तो वहाँ मदद का जितना जमा हो रही है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर से उसका मूल्यांकन किया जाता है। फिर से कमेटी बनाई जाती है, दूसरी सब कमेटीज बनाई जाती है, वो कमेटियां वहाँ मदद पहुंचाती है। अगर देखा जाए, उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो अगर एक भाग में जल प्रलय आया है या कहीं मिट्टी का भराव कहीं गिर गया है, उसमें 10,000 लोग बाधित हुए, तो उन तक ये मदद कैसे पहुंचाएगा? तो 2-4 लोग तो पहुंचा नहीं सकते, इसलिए अलग अलग सब कमिटीज बनाई जाती है। तो कुछ लोग बच्चों को मदद करेंगे, कुछ मेडिकल डिपार्टमेंट संभालेंगे, कुछ लोगों के घर जो बाधित हुए उसको संभालेंगे कि बाबा ये इनके घरों का, इनके रहने का प्रबंध क्या हो। कुछ लोग संभालेंगे इनके खाने का प्रबंध क्या हो। ऐसे हर एक डिपार्टमेंट उसमें डिवाइड किए जाते हैं। जो जीवन की आवश्यकताएं है, अन्न वस्त्र निवारा और आरोग्य, तो खाने का एक डिपार्टमेंट अलग, उनको पहनने के लिए या ओढ़ने के लिए, उनको सोने के लिए जो वस्त्र लगेंगे वो अलग डिपार्टमेंट है। रहने के लिए उनको अच्छा स्थान मिले, इसके लिए एक अलग कमेटी रहेगी। उनके मेडिकल हेल्थ के लिए अलग कमेटी रहेगी। फिर उसमें उसको बाहर निकाल के, उस आपत्ति से निकाल के आगे उनको फिर एक अच्छा जीवन कैसे व्यतीत करे, इसके लिए उनको रोजगार, वहाँ जो रोजगार की हानि हुई है उसके लिए रोजगार की भी निर्मित की जाती है। कई कंपनीज उसमें मदद करती है।
कई गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से उनको रोजगार उपलब्ध करा के देती है और उनको वहां उस आपत्ति से निकालने का प्रयास सरकार द्वारा, एनजीओ द्वारा, इस कमेटी के द्वारा किया जाता है। इस आपत्ति द्वारा जो गवर्नमेंट हमें मदद करती है, इसमें प्रतिसाद कैसे मिलता है, किस प्रकार से प्रतिसाद मिलता है, गवर्नमेंट किस प्रकार से हमें ये मदद प्रदान करती है, उस प्रदान की हुई मदद को हम किस तरह से प्रतिसाद दें। देखो, ये बहुत ही दुखदायक बात है, थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, पर ये सच्ची भी है कि चलो बहती गंगा में हाथ धो ले। ऐसी भी कई बातें कई जगह पर मदद करने पर दिखाई देती है। जो आपत्तिग्रस्त हुए हैं उन तक मदद कई बार पहुंच जाती है, कई बार नहीं पहुंच जाती या कम पहुंच जाती है। इसका कारण है जिनको जरूरत नहीं है वो भी उस मदद को स्वीकार कर देते। ऐसा भी हुआ है, कई बार गवर्नमेंट ने ऐसे चोरी की हुई माल या कई लूट से बरामद किया हुआ माल पकड़ा गया है। अगर कहीं भूकंप होता है तो वहाँ ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो पुलिस होती है, जो जवान होते हैं, ये मदद कार्यों में लग जाते हैं और कई लोग उनको मदद करने के बहाने, जिस भाग में भूकंप हुआ है वहाँ किसी का कुछ गिरा है क्या, कोई सोना है, चांदी है, कोई मूल्यवान वस्तुएं है, उनको इकट्ठा करने में शुरू कर देते हैं मदद के बहाने कि चलो कहीं कुछ मूल्यवान चीजें मिल जाए तो चलो हमारा भी जीवन संवर जाए, अभी इनके कोई आएगा उठेगा। ऐसे तरीके से वहाँ जो नुकसान करने वाले लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो ये धोखा है उस आपत्ति में। सभी प्रकार की आपत्ति में कुछ न कुछ धोखे हो सकते हैं आने के बाद। तो इसमें हम सावधानता बरते कि हमारा नुकसान कम से कम हो। इसमें जो गवर्नमेंट द्वारा दी गई सूचना है उन सूचना का हम अच्छे से पालन करें। तो जैसे कि देखो, एक महत्वपूर्ण बात है कि गवर्नमेंट हमें, अभी मीडिया का फोर्स अच्छा है, गवर्नमेंट हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब या कोई पत्र वायरल करके या ट्विटर द्वारा, इंस्टाग्राम द्वारा बहुत सारे साधन है जिनके द्वारा हमें आपत्ति की सूचना पहले से दे देती है। कई बार रेडियो से दी जाती है, टीवी से दी जाती है, मीडिया से हमें, प्रिंट मीडिया से भी मिल जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी हमें ये सूचनाएं मिलती कि आने वाले दिनों में बारिश जोर से होने वाली है, इस भाग में जोर से बारिश होगी तो कृपया ध्यान दें, मछुआरे कृपया समुद्र में न जाए। ऐसी सूचनाएं बार बार दी जाती है। तो इससे क्या होता है, क्षति कुछ न हो या कुछ आपत्ति उसमें तैयार ना हो, ये फायदा उसमें हो जाता है। तो उसको हम प्रतिसाद कैसे दें, तो उस दी हुई सूचना का हम अच्छे से पालन करें। हमारा हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम प्रतिसाद देते समय, अरे चलो अभी इतना तक नहीं हुआ, चलो मैं चल के जाके वहां तक मैं आ सकता हूँ, वो आपत्ति आने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, उसके पहले ही मैं आ जाऊंगा। तो ये कुछ मनगढ़ंत बातें अपने मन में ख्याली पुलाव बनाकर, जिसको कहते हैं, तो ये बातें बनाकर हम आपत्ति को बढ़ा देते हैं। हो सकता है आप पहुंच भी जाए, अगर ना पहुंचे तो फिर आपत्ति आपको छू सकती है, आप उसमें आपत्ति में आपको क्षति हो सकती है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसका ध्यान रखें कि कई बार गवर्नमेंट द्वारा दी गई सूचनाएं होती है, उसका हम अच्छे से पालन करें, उनको हम मदद करें कि बाबा हम कुछ भी करेंगे तो गवर्नमेंट ने जो हमें दिए ये हमारे फायदे के लिए है और आने वाली आपत्ति का निवारण करने के लिए दी गई है। इससे हम सब एक साथ सब मिलकर हाथों में हाथ डालकर इस आपत्ति का निवारण करना चाहते,
तो एक दूसरे को मदद करें और इस आपत्ति से हम बाहर निकले। अभी महत्वपूर्ण बात क्या है, देखो हमारी भूमिका इसमें और क्या है। अगर कभी ये हो, ऐसा ना हो कि हम पर ही कभी आपत्ति आ जाए, अगर आ भी जाती है तो उसका प्रतिबंध हम कैसे करें, क्या करें। अभी देख, भूकंप हो, उदाहरण के तौर पर देख, अगर भूकंप होता है तो उसमें क्या क्या नुकसान हो सकता है, सोचो जरा, क्या क्या हो सकता है। हमारा घर गिर सकता है, हमारे घर के सब महत्वपूर्ण चीजें होती है जिससे हमें लगाव होता है, प्यार होता है, जिसमें हमारी बुद्धि अटकी हुई है, ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें स्वाहा हो सकती है, इसका नुकसान हो सकता है। तो क्या करें। तो प्रतिबंध या उसको रोके कैसे, उस आपत्ति, उसका इलाज तो कुछ ना कुछ तो होगा। तो उसके पूर्व हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो सोचो हमारे घर में कुछ क्षतिग्रस्त होने से पहले ही अगर हमारा मेडिकल इंश्योरेंस हो तो उसमें हमें मदद मिल सकती है। अगर आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो तो आपके पास कितना भी बड़ा नुकसान हो, और अगर आपको हेल्थ के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो उस हेल्थ इंश्योरेंस के द्वारा आप ये मदद लेकर आप उसमें निकल सकते हैं, आपका पैसा या खर्च नहीं होगा। तो उसके लिए जरूरत क्या होगी, जो हेल्थ इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आप संभाल के रखें। गवर्नमेंट हमें बोल रही है कि आप यहाँ से वहां दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, तो आप साथ में क्या लेके जाएंगे, बर्तन, कपड़े, ओढ़ने का सामान, टीवी, फ्रिज, सोफा, बेड, क्या लेके जाएंगे। इतना सब लेके जाएंगे तो आप उस आपत्ति से कब बाहर निकलेंगे। इतना भी समय अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करें, किस प्रकार से हम क्या करें, कैसे करें, ये सोचना होगा। तो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपको मेडिकल क्लेम के लिए लग सकते हैं, उसको पहले से तैयार रखो। दूसरा, उसको एक आध फाइल बनाकर रखो कि कभी भी इमरजेंसी आती है तो उसको उठा के हम दूसरी जगह पे शिफ्ट हो सकते, ऐसी एक फाइल तैयार की जाए। दूसरा, इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन करके रखें। तो स्कैन करने से वो आप गूगल ड्राइव या क्लाउड में आप सेव करके रख सकते हैं। तो कभी भी अगर वो गलती से आपसे कहीं मिस हो गई तो भी आप क्लाउड से या गूगल ड्राइव से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वापिस उसको गवर्नमेंट को या जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको पेश कर। तो ये आपको इससे नुकसान नहीं होगा। आपका क्लेम है और आपके पास अगर डॉक्यूमेंट ही नहीं है तो कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, कुछ भी आपको मदद नहीं करेगी, क्या करेगी। आपके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं प्रेजेंटेशन के लिए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास गूगल ड्राइव या क्लाउड में आपके डॉक्यूमेंट सेव हो तो ये आपको उस वक्त मदद में आ सकते हैं। तो अभी जब भी आपको समय मिले तो ये पहले से तैयार करके रखो कि आपके डॉक्यूमेंट सब स्कैन हो और सभी डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव या क्लाउड में या और कई जगह आप सेट जगह पर रख सकते हैं कि जहां से आपको जल्द से जल्द मिल सकते हैं। जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको भी संभाल के रखें। जो आपके मकान का इंश्योरेंस हो, आपका लाइफ इंश्योरेंस हो, आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो या किसी चीजों का इंश्योरेंस हो, सिर्फ लॉकर का इंश्योरेंस हो, कुछ भी हो, वो संभाल के रखे। आपके बैंक पासबुक, उसके अकाउंट नंबर, आपके क्रेडिट कार्ड,
डेबिट कार्ड सबको संभाल कर, किसी भी वक्त इमरजेंसी आ सकती है और आपको घर से बाहर जाना पड़ सकता है, तो सिर्फ ये बैग उठाओ और घर से जाओ। तो उस वक्त आपको कम से कम सामान लेकर बाहर निकलना है। और साथ में क्या लेके जाएंगे? अगर रात का समय है तो आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। टॉर्च आपको महत्वपूर्ण है, कहीं भी लाइट जा सकती है, रात के अंधेरे में आपको यहाँ वहां घूमना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास इसकी टॉर्च है। ये टॉर्च महत्वपूर्ण है आपको रास्ता दिखाने के लिए अंधेरे में। इमरजेंसी जो भी चीजें है वो आपके पास तैयार होनी चाहिए। एक आध जोड़ी कपड़ा, आपके सब डॉक्यूमेंट, कुछ मदद के लिए रुपए, कुछ मदद के लिए आपको आपकी खुद की सुरक्षा लिए कुछ खाना या कुछ धान, ये सब आपको मिल जाएगा। पर आपके डॉक्यूमेंट या कुछ मूल्यवान वस्तुएं हैं जिनको आप कैसे सुरक्षा रखें, आपकी आपत्ति का आप कैसे निवारण करें, इसके बारे में आपको जरूर सोचना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत जिस प्रकार के माहौल में हम रहते हैं उस ये महत्वपूर्ण बात है। देखो ये सब आप अच्छे से समझ लो। आप जिस विभाग में रहते हैं, अगर आप विदर्भ में रहते हैं या मराठवाड़ा में रहते हैं या पश्चिम महाराष्ट्र के कई भागों में रहते हैं, तो उस स्थान का भौगोलिक अभ्यास आपका होना चाहिए कि वहाँ का वातावरण कैसा है, यहाँ कौन किस प्रकार से आपत्ति आ सकती है। जैसे देखो अभी डोंबिवली का जो भाग है मुंबई के आजू बाजू, ये डोंबिवली में मैंने बहुत बार सुना है, मेरे कुछ रिश्तेदार वहाँ पे। तो ये मैंने बहुत बार सुना है कि वहाँ केमिकल फैक्ट्री, वहाँ बहुत बार केमिकल के स्फोट हुए हैं, विस्फोट हुए हैं, उसमें बहुत क्षति हुई है, आजू बाजू के लोगों को बहुत बार तकलीफें हुई है। पश्चिम महाराष्ट्र की कुछ बड़ी बड़ी नदियां हैं, वहाँ जल प्रलय का प्रकोप हो जाता है, विदर्भ में भी कई बार हो जाता है, पानी बहुत बढ़ जाता है, कपास ये बहुत सारे धान जो है उनका नुकसान हो जाता है। तो जो भौगोलिक परिस्थिति है उस भौगोलिक परिस्थिति का आपको ज्ञान होना जरूरी है कि इस भाग में कौन सी आपत्ति आ सकती है, किस प्रकार से आ सकती है, नैसर्गिक आपत्ति कौन सी आ सकती है, मानव निर्मित आपत्ति कौन सी आ सकती है। कई बार आतंकवाद, कई हमारे महाराष्ट्र का और जो आजू बाजू वाले जो राज्य है इनके जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर पे आतंकवाद का भी एक समस्या अभी तैयार हुई है पिछले कुछ सालों में। जैसे अभी हमने देखा 20-22 जवान हमारे पुलिस के सिपाही पिछली बार उस आतंकवाद का शिकार हो गए। बहुत दुख भरी बात है कि इतने सारे जवान हमारे उसमें शहीद हुए, तो क्या करें। तो ये भाग के जो लोग हैं उनको ये हमेशा तकलीफ होती है। तो वहाँ ये खुले मैदान में, खुली हवा में, जैसे ये पुणे, मुंबई, नासिक या आजू बाजू वाले जो स्थान है, यहाँ एकदम सुरक्षित तरीके से घूम सकते हैं रास्ते पर, ऐसे ये लोग नहीं घूम सकते। तो वहाँ की समस्या अलग है और उस समस्या को समझना बहुत जरूरी है। मैं कैसे हम अपना मार्ग निकालें, खुद की एक आप खुद का एक मार्ग आपका तैयार होना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति अगर आती है तो इस परिस्थिति से मैं कैसे बाहर निकलूं। ये अपना एक खुद का प्लान, एक योजना हर एक की अपनी तैयार होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी बात है। आप आपके परिवार, पहले आप आपके समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में, समाज के बारे में, फिर फैमिली के बारे में, फिर खुद के बारे में। तो ये सभी स्तरों पर आपका प्लान तैयार होना चाहिए। अगर हमारा समाज पूरा बाधित होता है तो हम उससे कैसे बाहर निकले, अगर वो भी बाधित हो जाता है तो फिर
गांव कैसे बच जाए, फिर हमारा परिवार कैसे बच जाए, ये भी बाधित हो गया तो मैं कैसे बच जाऊं, इसका पूरा प्लान हमारा तैयार होना चाहिए। खुद का फैसला होना चाहिए कि अभी इसी वक्त अगर कोई आपत्ति आती है तो मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपको प्रतिबंध में सहयोगी हो सकती है। फिर अगले सेशन में हम आगे की बात करेंगे कि प्लीज म्यूट द साउंड। अगले सेशन में हम ये बात देखेंगे कि इस आपत्ति को किस तरह से कई बार दूसरे राज्यों में कैसे इसको हैंडल किया है, कैसे किस प्रकार से उसको मदद की गई है, किस प्रकार से हम इस आपत्ति का निवारण कर सकते और कौन सी योजनाएं इसके लिए गवर्नमेंट ने बनाई है, ये हम अगले सेक्शन में देखने वाले हैं। फिलहाल इतना ही आज काफी है। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति बहन जी, बंद करें आज का सेशन। हाँ ओम शांति, आपका हो गया? हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति बहन जी, सभी को अच्छा लगा, ये आपने बहुत प्रैक्टिकली लिया, बहुत अच्छा लगा। किसी को कुछ पूछना है, डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, पूछ सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है तो वो क्लियर कर देंगे। यस। किसी को कोई डाउट नहीं है ऐसा मैं समझ, डाउट नहीं तो सिर्फ 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, 2 मिनट मेडिटेशन करते हैं, उसके बाद सत्र पूरा करते हैं। यस यस, बाबा की याद करेंगे 2 मिनट।